हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस नीट एंड क्लास 12th के लिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया, आप लोग चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। वे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को एक रिलेशन याद रखना है रेजिस्टिविटी का, सॉलिड का रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला याद रखना है। इन केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, जो अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। ये सॉलिड कंडक्टर में भी होता है, बट सेमी कंडक्टर में भी क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी जो है, कैरियर डेंसिटी जो बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो एन है ये इंक्रीज कर जाता है। तो टॉ डिक्रीज किया बट एन इंक्रीज किया, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये डोमिनेट कर जाता है, एन टॉ पर डोमिनेट करता है, मीन्स एन ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगता है। ये टॉ के इफेक्ट को कम कर देता है। तो रेजिस्टिविटी अब ओवरऑल नीचे में क्या होगा, इंक्रीज कर गया। ये डिक्रीज किया बट ये ज़्यादा इंक्रीज किया, तो ओवरऑल नीचे में इसका इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया हुआ है नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मेटल के केस में ये जो है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है एन के ऊपर में। तो यहाँ पर ओवरऑल नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा डिक्रीज करता है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। हेंस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में यही डिफरेंस है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। टेम्परेचर रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ याद रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इसका डिक्रीज करेगा, बट लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। इसका वेरिएशन कुछ कर्व शेप में होगा। यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर डिक्रीजिंग, बट इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है ग्राफ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट इन द सर्किट विल बी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ रहा है, जेईई मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टाइप का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पर हम लोग को सिर्फ बाइसिंग चेक करना होता है और सर्किट बहुत आसान हो जाता है। ये 5 वोल्ट है, देखिए इधर प्लस और इधर हम लोग माइनस अगर लेते हैं तो क्या होगा, ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ये कंडक्ट करेगा। और ये जो है इधर वाला एन साइड है, ये वाला एन साइड को पॉजिटिव मिल गया तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये डायोड कट गया, मतलब ये सर्किट यहाँ से डिलीट हो गया। तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा इस पार्ट में, सिर्फ करंट इधर से आएगा और ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, इस पाथ को फॉलो करेगा और रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना काउंट करना पड़ेगा हम लोग को, 20 ओम ये वाला और ये 30 ओम। अब एक ही करंट जा रहा है इस लूप में, नीचे वाले लूप में। तो 20 ओम और 30 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ से लिखेंगे 20 + 30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50। अब करंट फाइंड करना है। करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो हम लोग को यहाँ से करंट मिल जाएगा, आई का वैल्यू, वोल्टेज 5 वोल्ट है एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हम लोग को आया 50 ओम। तो 5/50 एम्पियर हो जाएगा करंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिर्फ बाइसिंग चेक करना होता है, एक तरह से गिफ्ट है ये क्वेश्चन, जे वाले के लिए एंड नीट वाले के लिए भी। 12th बोर्ड में भी आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर V naught is the potential barrier across a PN junction when no battery is connected across the junction. अब देखिए यहाँ पर दे दिया है तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया है, 1 2 3, तीन वोल्टेज है, पोटेंशियल बैरियर है। तो बोल रहा है कौन सा जो ग्राफ है 1 2 3 ये फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी हिट हो सकता है, जेई में भी एंड नीट में भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है तो जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। जब डिक्रीज करता है तो फॉरवर्ड बायस होता है। तो 3 जो है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कौन सा है।
1 कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस, नहीं गलत हो जाएगा। 3 कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस, ये सही है। एंड फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन एंड 1 कोरस्पॉन्डिंग टू रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 क्या है? 3 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 1 कर रहा है रिवर्स बायस को। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a full wave rectifier circuit is operating in 50 Hz means then fundamental frequency in the ripple will be, क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल में? तो देखिए ये हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। और फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल का फ्रीक्वेंसी होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो ट्वाइस हो जाता है सोर्स का फ्रीक्वेंसी को, याद रखिएगा। बट हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी। ये हाफ वेव के लिए है HW, और ये है फुल वेव के लिए FW के लिए। तो फुल वेव ही बोल रहा है, तो यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दिया है। यहाँ पर जो मेंस का सप्लाई है वही इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ज। तो रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हम लोग का कितना, 2 × 50, और ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट में आएगा। हम एक सिम रेक्टिफायर पर स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, उसका बहुत सारा फॉर्मूला रूल जो भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक सब डाल दिए, आप लोग जाके चैनल के पेज पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 हर्ज, जो कि ऑप्शन सी में है। सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एन AC इनपुट ऑफ 50 हर्ज पावर लाइन द रिपल फ्रीक्वेंसी इज, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब देखिए हाफ वेव और फुल वेव दोनों को ये बोल रहा है कि दोनों के आंसर में दोनों है। तो हम लोग को पता है हाफ वेव होगा तो सेम रहेगा, फुल वेव होगा तो डबल हो जाएगा। तो फुल वेव के लिए 100 हो जाएगा रिपल फ्रीक्वेंसी, FR हो जाएगा 100 किसके लिए, फुल वेव के लिए। और इसके लिए हाफ वेव के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है सोर्स फ्रीक्वेंसी का, तो 50 हो जाएगा, 50 हर्ज। तो 50 हर्ज इन द DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 100 हर्ज इन द DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव, ये भी गलत हो जाएगा। 50 हर्ज इन द DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव एंड 100 हर्ज इन द DC आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो 100 किस में बोल रहा है, फुल वेव में, और 50 बोल रहा है हाफ वेव में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct statement in a full wave rectifier two diode work alternatively। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। एक डायोड काम करता है तो दूसरा काम नहीं करता है, दूसरा रिवर्स बायस हो जाता है। डायग्राम हम इसका रेक्टिफायर का बहुत डिटेल में बनाए हैं और एक्सप्लेन भी किया, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। याद रखना है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होता है सेंटर टैप वाले केस में। एट ए टाइम एक डायोड वर्क करता है और दूसरा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। BCD इधर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, वैसे कोई काम का नहीं है। बी को पढ़ लेते हैं, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड वर्क साइमल्टेनियसली, गलत बात है, एट ए टाइम एक करता है। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ रेक्टिफायर इज सेम, बिल्कुल गलत है। इसका एफिशिएंसी को हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, फॉर्मूला वहां पर आप जाके देख सकते हैं। डी, द फुल वेव रेक्टिफायर इज बाई डायरेक्शनल, नहीं ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसका करंट रहेगा। एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये भी बाय डायरेक्शनल बोल दिया है, मतलब ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन ए सही है। तो ये था हम लोग का पार्ट 2। पार्ट 3 हम जल्दी लाने वाले हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा और जो भी टॉपिक इसके अंदर में है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आप लोग का जेनर डायोड भी आएगा, देन लॉजिक गेट्स आएगा, और भी डिफरेंट टाइप का जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, जेई और नीट का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था इसका पार्ट 2। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में।